नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में जैसा आप लोगों ने डिमांड किया था कि पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ मेन ओरिएंटेड मुद्दे पर बात करना, तो जैसा कि मेंस में संसद से संबंधित कई प्रश्न होंगे, उसमें दोनों हाउसेस से संबंधित कुछ बातें जो मेंस के लिए भी और पीटी के लिए दोनों के लिए यूजफुल होंगे, उपयोगी होंगे, हम लोग बातें करते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं। ये टॉपिक होगा लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों की तुलना तो इस प्रकार से दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और दोनों की शक्तियां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। इन दोनों से संबंधित हम लोग तुलना करेंगे, और तुलनात्मक देखा जाए तो प्रश्न अनेक प्रकार से यहां पूछे गए। जैसे प्रश्न किस तरह से पूछे गए? प्रश्न यहां पर पूछा गया है, राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियों की तुलनात्मक व्याख्या कीजिए। वर्ड लिमिट जैसा देगा आप उसके अनुसार लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ऐसे भी किए गए, क्या लोकसभा ही संसद है? तो इस प्रकार से शक्ति को लेकर आप अगर राज्यसभा की शक्तियों से अनभिज्ञ हैं, बहुत क्लियर नहीं है, तो आपको लगेगा कि वास्तव में लोकसभा का मतलब संसद है और एक तरफा आप व्याख्या कर जाएंगे या आप चर्चा करके लिख डालें। क्लियर? इसी प्रकार से आपसे प्रश्न किया जाता है, क्या लोकसभा और राज्यसभा संसद रूपी रथ के, क्या मत लगाइए, बल्कि इसको ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा संसद रूपी रथ के दो पहिए हैं। ठीक, दो पहिए हैं, चर्चा कीजिए या विवेचना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, राज्यसभा संसद का दूसरा सदन है किंतु दूसरे दर्जे का सदन नहीं है, किंतु दूसरे दर्जे का सदन नहीं है, चर्चा कीजिए। ठीक है, या व्याख्या कीजिए। अब समझ गए होंगे। तो इस तरह से प्रश्न यहां पूछे जा सकते हैं। बट देखा जाए, जो भी प्रश्नों की बातें मैंने आप लोगों से शेयर किया, क्या इन प्रश्नों के जवाब आज की क्लास में जो मैं पढ़ाने चल रहा हूं, आपको ध्यान देना है इस वीडियो पर, क्या इन प्रश्नों का जवाब इस क्लास के द्वारा हो सकता है? इन प्रश्नों का जवाब आज के वीडियो में जो क्लास होगा इसके माध्यम से जवाब दे सकते हैं, इनकी तलाश करना है। तो मेरा उम्मीद होगा कि इन सभी ऐसे प्रश्नों का जवाब आप देने में सक्षम हो, इन्हीं की बातें करेंगे। और दूसरी चीज, वीडियो में जो पीटी में पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनसे संबंधित आप पीटी से भी संबंधित जवाब दे सकें, हम बातें करेंगे। आइए देखा जाए, तुलना की बात किया जाए, लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों की तुलना, तो सबसे पहले हम लोग तुलनात्मक स्थिति पर नजर डालें। तुलनात्मक स्थिति क्या होगी? तो तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार से, तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार से, तुलनात्मक स्थिति देखा जाए
तो नंबर फर्स्ट आप कहेंगे कि लोकसभा लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा और राज्यसभा की बराबर शक्तियां या समान शक्तियां शक्तियां या समान भूमिका। तो लोकसभा और राज्यसभा के शक्तियों में कंपेयर करें तो जो कंपेटिटिव पोजीशन होगा, तुलनात्मक स्थिति होगी, यह पहले स्थिति कुछ ऐसे प्रावधान भारत के संविधान में दिए गए हैं जो लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां लगभग इक्वल हैं, बराबर हैं। यानी कुछ ऐसे प्रावधान भारत के संविधान में दिए गए हैं जिनमें दोनों की भूमिका इक्वल है, एक समान है। ये पहली स्थिति, इस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले मैं क्लासिफाई कर लूं इस स्थिति को। सेकंड स्थिति इस प्रकार से, लोकसभा की शक्तियां लोकसभा की शक्तियां राज्यसभा से बढ़कर है या अनन्य है, तो लोकसभा की शक्ति आपके भारत के संविधान में इस तरह के प्रावधान दिए गए हैं जिनमें राज्यसभा से तुलना करें तो लोकसभा की शक्ति राज्यसभा से बढ़कर है, अधिक है, ज्यादा है, या ये कहेंगे विशिष्ट है, अनन्य है। अब इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ऐसे कौन से प्रावधान है जिसके द्वारा इन दूसरी बातों की पुष्टि होती है। तीसरी बातें देखेंगे। थर्ड होगा राज्यसभा की शक्तियां राज्यसभा की शक्तियां राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा से बढ़कर है या अनन्य है। तो इस प्रकार से देखा जाए, ये तीसरी पोजीशन, तीसरी स्थिति तुलनात्मक जो स्थिति है, कुछ ऐसे प्रावधान भारत के संविधान में दिए गए हैं जिनके बारे में स्टडी करने से बात साबित होता है कि राज्यसभा को ऐसे शक्ति संविधान सभा के सदस्यों ने दिया है जो शक्तियां लोकसभा को नहीं है। विशिष्ट शक्ति कहा जाएगा, अनन्य शक्ति कहा जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को प्राप्त है, लोकसभा को नहीं। और इस प्रकार से शक्तियां, ये प्रावधान पढ़ने पर यह बात क्लियर होता है कि राज्यसभा लोकसभा की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली है, उनसे बढ़कर शक्तियां। तो आइए इन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो पहला पॉइंट है, पहली तुलनात्मक स्थिति, इस पर बातें करते हैं। आइए देखा जाए पहली तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार से। पहली जो तुलनात्मक स्थिति है, जो लोकसभा की शक्तियां, ये लोकसभा की अनन्य शक्तियां ये फर्स्ट पॉइंट, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा की समान भूमिका या
बराबर शक्तियां या बराबर शक्तियां। तो यहां हम लोग देखें कुछ ऐसे प्रावधान भारत के संविधान में दिए गए जो बराबर दिखता है। जैसे पॉइंट ए, यहां पर कहेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। भारतीय संविधान में इन दोनों के निर्वाचन की जो बात की गई है, टॉप मोस्ट पोस्ट है, सबसे बड़ा पद, शिखर का पद राष्ट्रपति, और पदसोपान के दृष्टिकोण से देखा जाए, हायरार्किकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दूसरे नंबर का पद होता है उपराष्ट्रपति। और ये दोनों प्राधिकारी अपॉइंटेड नहीं, नियुक्ति की व्यवस्था नहीं है, निर्वाचित होते हैं। दोनों के इलेक्शन के जो प्रोसीजर हैं, निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, उसमें व्यवस्था है। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए यह व्यवस्था दिया गया है एक निर्वाचन मंडल की। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल की बात की गई, इलेक्टोरल बोर्ड। और निर्वाचन मंडल में व्यवस्था दिया गया है इस प्रकार से, निर्वाचन मंडल में व्यवस्था दिया गया है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। इस प्रकार से व्यवस्था है। पॉइंट फर्स्ट यह है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। इसमें और भी व्यवस्थाएं हैं। जैसे बी पॉइंट देखा जाए तो राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और सी पॉइंट देखा जाए तो संघ राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लेकिन इन पॉइंट से हमको मतलब नहीं है, हम लोग पार्लियामेंट के हाउसेस की शक्तियों को कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल पर चर्चा नहीं करना। आइए देखें, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य की बात की गई है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। ठीक है, इस प्रकार से हम बातें करें तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य है, यानी संसद के दो सदन, राज्यसभा और लोकसभा, और दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब हुआ कि दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यानी दोनों सदनों की इक्वल रोल है, एक समान भूमिका है, दोनों को निर्वाचन के मामले में समान शक्तियां हैं। ऐसा नहीं है कि एक सदन, बड़ा सदन जो है लोकसभा, उनको महत्व दिया गया है, राज्यसभा को नहीं, या उच्च सदन राज्यसभा के सदस्यों को महत्व दिया गया है, लोकसभा नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों सदनों की बात की गई है। इससे प्रूफ होता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो व्यवस्था है, दोनों की सहभागिता, इससे प्रूफ होता है कि दोनों को बराबर शक्तियां हैं, इक्वल पावर है, बराबर भूमिका। इसी प्रकार से हम बातें करें ये उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, इनके निर्वाचन मंडल की हम बात करें तो व्यवस्था इस प्रकार से, इनके लिए भी देखा जाए तो व्यवस्था इस प्रकार से दिया गया। इनके निर्वाचन मंडल के लिए बात किया गया है संसद के दोनों सदनों के, यहां पर व्यवस्था है संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सिर्फ निर्वाचित, नॉमिनेटेड नहीं। आप जैसा कि जानते होंगे लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होते थे बाय प्रेसिडेंट। ये नॉमिनेशन की व्यवस्था, नामांकन की व्यवस्था खत्म कर दी गई। अब सिर्फ निर्वाचित है लोकसभा में 543, 543। राज्यसभा में आज भी मनोनीत हैं, निर्वाचित तो वही है। 12 सदस्य आज भी राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो जिन 12 सदस्यों को मनोनीत करना है, ये
संघीय मंत्री परिषद के द्वारा, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के द्वारा रिटन लिखित सिफारिश होता है राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। किन क्षेत्रों से नॉमिनेट होते हैं यह क्षेत्र डिसाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, ये 4 क्षेत्रों, इन 4 क्षेत्रों के काफी अच्छा ज्ञान, अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को नॉमिनेट करने की व्यवस्था है। इस प्रकार से राज्यसभा में आज भी नॉमिनेटेड व्यवस्था है और इलेक्टेड, अर्थात ये जो उपराष्ट्रपति के लिए कहा गया है, यहां पर निर्वाचित भी मनोनीत भी, जबकि राष्ट्रपति के इलेक्शन में सिर्फ निर्वाचित मनोनीत नहीं। तो उपराष्ट्रपति के मामले में भी देखा जाए तो दोनों सदनों की भूमिका है, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में हम बातें करें तो दोनों सदनों की इक्वल रोल, इक्वल भूमिका, बराबर शक्तियां हैं। यह पहला पॉइंट इस बात का सबूत है, इससे प्रूफ होता है इन प्रावधानों से। इसी प्रकार से हम लोग बातें करें नेक्स्ट बातें करें तो पहले पॉइंट का ए था राष्ट्रपति का निर्वाचन, अब पहले पॉइंट का हम बी पर बातें करेंगे। तो पहला पॉइंट जो दोनों की बराबर भूमिका है, ये बी पॉइंट, और ये होगा संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक संविधान संशोधन विधेयक की बात की गई है और यह है अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की बात की गई है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और संविधान संशोधन विधेयक जो अनुच्छेद 368 में चर्चा है, इसके लिए भारतीय संविधान में किसी सदन को बाध्य, बाउंडेड नहीं किया गया, यानी संबंधित मंत्री जो विधेयक लाएंगे उनके लिए बाउंडेशन बाध्य नहीं है कि विधेयक राज्यसभा में ही प्रारंभ करेंगे अथवा यह विधेयक लोकसभा में ही प्रारंभ करेंगे, ऐसी व्यवस्था नहीं है। संबंधित मंत्री इस विधेयक को कहीं भी प्रस्तुत कर सकते हैं, कहीं भी प्रारंभ कर सकते हैं, राज्यसभा अथवा लोकसभा, ठीक। और इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें जरूरत है सेपरेटली पास होना चाहिए फ्रॉम बोथ हाउस से, संसद के दोनों सदनों से अलग अलग जो बहुमत की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है विशेष बहुमत, वो अलग अलग दोनों सदनों से पास होना चाहिए। अगर किसी एक सदन में पास नहीं हुआ या व्यवस्था को लेकर एक सदन दूसरा सदन विरोध कर रहा है, इसका मतलब है कि दोनों में टकराव हो गया। तो संविधान संशोधन विधेयक में ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक के द्वारा पास करने की व्यवस्था नहीं है, सेपरेट पास होना चाहिए अलग अलग। और एक की भी असहमति हुई, विरोध हुआ, नहीं पास हुआ, तो माना जाएगा विधेयक नहीं पास हुआ और राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा जाएगा। इस व्यवस्था से यह बात साबित होता है, संविधान में दी गई प्रावधान में जो दोनों सदनों के महत्व को दर्शाया गया है, इससे प्रूफ होता है कि दोनों सदनों को संविधान संशोधन विधेयक के मामले में इक्वल पावर है, दोनों की इक्वल समान भूमिका है, यह प्रूफ होता है। यह पहला पॉइंट इसके द्वारा भी प्रूफ होता है। इसी के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सी पॉइंट, और सी पॉइंट में हम लोग कहेंगे धन विधेयक, सी पॉइंट में हम लोग बातें करेंगे महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारियों को पद से हटाया जाना, महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारियों को पद से हटाया जाना। देखिए, हमारे देश के संविधान में कुछ महत्वपूर्ण पद हैं, उनके रिमूवल की जो प्रोसीजर है, कुछ महत्वपूर्ण जो संवैधानिक पद हैं उनके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में दोनों सदनों की समान शक्तियां हैं, दोनों सदनों की इक्वल रोल भूमिका है, दोनों की सहभागिता है। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो इस प्रकार से, एग्जाम्पल के रूप में जैसे देखा जाए तो ये
राष्ट्रपति। इसी प्रकार से हम देखें उपराष्ट्रपति। और इसी प्रकार से देखा जाए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। इसी प्रकार से देखा जाए तो कंट्रोलर इन ऑडिटर जनरल सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसी प्रकार से हम लोग देखें तो यह होगा सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इन पदाधिकारियों के पद से हटाने में देखा जाए तो दोनों सदनों की समान भूमिका है। किसी एक सदन यानी सिर्फ लोकसभा को शक्ति नहीं दी गई है कि इन पदाधिकारियों को सिर्फ अपने सदन से पास करके पद से हटा दें, या सिर्फ राज्यसभा को भी यह शक्ति संविधान नहीं प्रदान किया है कि सिर्फ राज्यसभा के सदस्य किसी बहुमत से पास करके हटा दें। बिल्कुल नहीं। देखा जाए किस तरह राष्ट्रपति के हटाने की जो व्यवस्था है, इस प्रोसीजर को नाम दिया गया है इंपीचमेंट महाभियोग। और अंडर आर्टिकल 61 इंपीचमेंट महाभियोग की जो व्यवस्था है उसके लिए ग्राउंड है वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन। तो राष्ट्रपति अपने पद पर जो कार्य कर रहे होते हैं, अपने पद से संबंधित दायित्वों को, कार्यों को करने में, दायित्व संभालने में कोई भी ऐसा डिसीजन लिए, कोई भी ऐसा कार्य किए जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं है, उसके अगेंस्ट है, उसके विरुद्ध है, तो उनके इस निर्णय से माना जाएगा कि भारतीय संविधान का उल्लंघन हुआ, संविधान में दिए गए प्रावधान के विरुद्ध इन्होंने काम किया, संविधान का उल्लंघन हुआ। इसी आधार पर महाभियोग लाए जाते हैं। आगे कॉन्स्टिट्यूशन में महाभियोग के लिए कहा गया है, अंडर आर्टिकल 61 व्यवस्था है कि संसद के किसी भी सदन के सदस्यों के द्वारा यह आरोप, यह कंप्लेन इंपीचमेंट का लाया जा सकता है। कोई सदन बाध्य नहीं है, बाउंडेड नहीं, राज्यसभा या लोकसभा, किसी भी सदन से जिस किसी सदन के सदस्य आरोप लाना चाहते हैं, उस सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 1/4 1/4 एटलीस्ट संख्या होनी चाहिए। और ये आरोप कंप्लेन रिटेन देंगे। जब भी हाउस में लाना चाहते हैं उससे 14 दिन पहले एटलीस्ट 1/4 मेंबर, कम से कम 1/4 सदस्य राष्ट्रपति को इस बात की सूचना देंगे। अब क्या होगा, इस प्रकार से उस हाउस में डिस्कस होगा और जो हाउस में डिस्कस हो रहा है उसमें ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जो राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं क्रिटिसाइज, आलोचनाएं करेंगे। जो पॉलिटिकल पार्टी राष्ट्रपति के फेवर में है वो सारी आलोचनाएं सुनने के बाद भी बोलेंगे महामहिम ने जरा सा भी संविधान का वायोलेशन नहीं किया, संविधान का उल्लंघन नहीं किया। तो पक्ष विपक्ष में इस तरह से बातें दलगत होंगी। उसके बाद हाउस का हेड मतदान का आदेश करेगा और सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दैट हाउस, इतने बहुमत से पास होना चाहिए। फिर दूसरे सदन में जाएगा। दूसरे सदन को नाम दिया गया है, दूसरा सदन, सेकेंड हाउस को नाम दिया गया इन्वेस्टिगेशन हाउस, जांच सदन। उस सदन में राष्ट्रपति को पावर है कि स्वयं प्रेजेंट होकर, उपस्थित होकर अपने एविडेंस, प्रमाण दे सकते हैं, अपनी सफाई दे सकते हैं। अगर राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित नहीं होना चाहते तो संविधान उनके लिए बाउंडेड, बाध्य नहीं किया है। राष्ट्रपति अपने तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ, अपने स्वयं के तरफ से किसी प्रतिनिधि को उपस्थित करवाकर, हो सकता है वह सुप्रीम कोर्ट का वकील ही हो, किसी को भी उपस्थित करवाकर अपना पक्ष, अपना सफाई, साक्ष्य, एविडेंस रखवा सकते हैं। सेकेंड हाउस में काफी चर्चा होगा इसके बाद, और इसके बाद वहां भी वोटिंग होगा। वहां भी सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत या इनसे अधिक वोट मिल गया तो बस दूसरे सदन से पास होते ही राष्ट्रपति का पद रिक्त, वैकेंट माना जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, पहला हाउस कौन कंप्लेन करेगा यह बाध्य नहीं है, कोई भी होगा, लोकसभा या राज्यसभा। इन्वेस्टिगेशन हाउस, जांच सदन, सेकेंड हाउस कौन होगा यह भी फिक्स नहीं है।
अगर पहला हाउस राज्यसभा है तो इन्वेस्टिगेशन हाउस जांच सदन क्या होगा? यह होगा लोकसभा। और पहला हाउस लोकसभा है तो जांच सदन राज्यसभा। क्लियर? इस प्रकार से यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जांच की व्यवस्था जो दी गई है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इन्वेस्टिगेशन हाउस जांच सदन में इस अवसर पर अध्यक्षता करते हैं। लेकिन भारतीय संविधान में जुडिशरी की रोल नहीं है। जो सामान्यतः हाउस के हेड होते हैं इन्वेस्टिगेशन हाउस में भी वही होंगे, इंपीचमेंट के परिस्थिति में भी सदन के जो हेड हैं वही होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं होंगे। यानी यूएसए में दूसरे हाउस जांच सदन में ऐसे परिस्थिति में अगर यूएसए के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट आता है तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यूएसए वो वहां पर अध्यक्षता करेंगे। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। आज तक भारत के किसी राष्ट्रपति के अगेंस्ट इंपीचमेंट महाभियोग नहीं आया है। उपराष्ट्रपति के हटाने की बात देखें तो यहां भी दोनों सदनों की भूमिका है, लोकसभा और राज्यसभा। एक सदन के द्वारा नहीं हटाए जा सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कैग के लिए भी व्यवस्था है, सेपरेट पास होना चाहिए फ्रॉम बोथ हाउसेज। संसद के दोनों सदनों के द्वारा पास होना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा दोनों से, और स्पेशल मेजॉरिटी विशेष बहुमत से। एक सदन के द्वारा नहीं हटाए जा सकेंगे। उपराष्ट्रपति को हटाने में भी साधारण बहुमत से पास होगा, लेकिन दोनों सदनों से अलग अलग, एक सदन से पास हुआ दूसरे से नहीं, तो उपराष्ट्रपति नहीं हटाए जा सकेंगे। यानी इन सभी के हटानों में देखा जाए तो बहुमत में अंतर है। किसी में टोटल का 2/3, किसी में साधारण बहुमत, किसी में सेपरेट अलग अलग विशेष बहुमत, बट दोनों सदनों की भूमिका है। हटाने में एक सदन की भूमिका रोल नहीं है। इसलिए कहा जाएगा इस मामले में भारत के संविधान में जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके पद से हटाने में दोनों सदनों की समान भूमिका है, दोनों सदनों को समान शक्ति दी गई। और इसी प्रकार से हम लोग बातें करें नेक्स्ट, ये देखिए पहला पॉइंट आपने देखा ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, दूसरा पॉइंट संविधान संशोधन विधेयक, और तीसरा सी पॉइंट है महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारियों को पद से हटाने में। चौथा पॉइंट देखा जाए डी पॉइंट, ये डी पॉइंट में लिखा गया दिया गया है कि सभी प्रकार के आपातकाल, सभी प्रकार के आपातकाल के अनुमोदन के मामले में तो सभी प्रकार के आपातकाल के अनुमोदन के मामले में देखिए भारतीय संविधान का यह है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में व्यवस्था है राष्ट्रीय आपातकाल। इसमें देखा जाए तो जब भारत के राष्ट्रपति को पीएम एंड कैबिनेट, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल मिलकर के लिखित रिकमेंड करते हैं तो भारत के राष्ट्रपति अनाउंस करते हैं नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। स्वयं राष्ट्रपति को पावर नहीं है कि अपने से अनाउंस कर दें। ये 44 अमेंडमेंट 1978 में मोरारजी देसाई करके व्यवस्था किया, रिकमेंडेशन अकेला पीएम नहीं और पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री भी नहीं, पीएम एंड कैबिनेट रिकमेंड सिफारिश करेंगे, फिर राष्ट्रपति अनाउंस करेंगे। लेकिन अनाउंसमेंट के बाद राष्ट्रीय आपातकाल होगा 30 डेज, एक महीने, विद इन 1 मंथ, एक महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से पास होना चाहिए। तो यह पास होने की बात जो की गई है, यह किया गया है राज्यसभा और लोकसभा दोनों से। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से बहुमत कितना है? विशेष बहुमत। तो यह व्यवस्था दिया गया है विशेष बहुमत, और यह विशेष बहुमत दोनों सदनों से है। यहां से भी विशेष बहुमत, राज्यसभा से भी और लोकसभा से, दोनों से अलग अलग। यानी राष्ट्रीय आपातकाल जब राष्ट्रपति के द्वारा अनाउंस घोषित हो जाएगा तो उसके अनुमोदन के लिए राज्यसभा लोकसभा दोनों से अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होगा,
तभी 1 महीने के बाद 6 महीने के लिए होगा। अगर एक सदन से पास हुआ, दूसरा सदन 1 महीने के अंतर्गत 1 महीने के भीतर दूसरा सदन नहीं पास हुआ, नहीं पास किया, तो 1 महीने के आखिरी दिन स्वतः ऑटोमेटिकली राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगी। पास अलग अलग दोनों सदनों से होना चाहिए। बहुमत आपने देखा विशेष, लेकिन दोनों से अलग। एक हाउस से पास हो जाए विशेष बहुमत, दूसरे से न पास हो तो 1 महीने के आखिरी दिन राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त, यानी दोनों सदनों की भूमिका है। इसी प्रकार से देखा जाए, यह है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में व्यवस्था है राष्ट्रपति शासन। ये राष्ट्रपति शासन, और राष्ट्रपति शासन के लिए भी व्यवस्था है, किसी भी राज्य में राज्य की सरकार संविधान के अनुसार शासन करने में फेल है तो ऐसे परिस्थिति में पीएम एंड कैबिनेट सिफारिश करते हैं लिखित राष्ट्रपति को। ठीक, और इस प्रकार से राज्य की गवर्नर जो हैं, ये इस बात का रिपोर्ट सूचना देंगे प्रेसिडेंट को। ये व्यवस्था है अंडर 356। लेकिन गवर्नर का दिया गया रिपोर्ट सूचना सफिशिएंट नहीं, बहुत सारी सीक्रेट बातें हैं, और यही है मेनली पीएम एंड कैबिनेट, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सिफारिश पर ही राष्ट्रपति अनाउंस करेंगे। सिर्फ गवर्नर के रिपोर्ट पर राष्ट्रपति अपने मन से नहीं, रिकमेंडेड सिफारिश पर आधारित है। रियली ये पावर पीएम एंड कैबिनेट को है। जब कर दिए तो राष्ट्रपति अनाउंस करेंगे। लेकिन यहां पर यह राष्ट्रपति शासन जब राष्ट्रपति के द्वारा घोषित हो गया, राष्ट्रपति द्वारा घोषणा कर दिया गया, तो घोषणा करने के बाद यह होगा कितने दिन? 2 महीने। और 2 महीने के भीतर यह पास होना चाहिए। कितनी बहुमत से है? यह पास होना चाहिए साधारण बहुमत। 2 महीने के भीतर पास होना चाहिए, यह पास होना चाहिए साधारण बहुमत। और संसद के दोनों सदन से, कौन? ये लोकसभा और साथ साथ ये राज्यसभा, दोनों से पास होना चाहिए। बहुमत कितना? अलग अलग दोनों सदनों से साधारण बहुमत। अगर किसी एक सदन से 2 महीने के अंतर्गत 60 दिन के अंदर माना कि लोकसभा से पास हो गया और राज्यसभा से साधारण बहुमत से नहीं पास हुआ, तो 2 महीने के आखिरी दिन 60वें दिन ऑटोमेटिकली स्वतः उस राज्य से राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाएगा। यानी यहां भी देखा जाए दोनों सदनों की भूमिका है। इसी प्रकार से हम देखें नेक्स्ट, ये है अनुच्छेद 360 और इसमें दिया गया है वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल की जो बात की गई है, ये वित्तीय आपातकाल यहां भी पास होना चाहिए, यही साधारण बहुमत से, सेपरेट राज्यसभा और ये लोकसभा। बहुमत कितना? यही राष्ट्रपति शासन वाला साधारण बहुमत से, बट अलग अलग दोनों सदनों से। ठीक, ग्राउंड इसका क्या होता है? जब भी हमारे कंट्री में फाइनेंशियल क्रेडिट फेल हो गया हो, खतरे में हो, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फेल हो, खतरे में हो, तो ऐसे परिस्थिति में पीएम एंड कैबिनेट रिकमेंड करेंगे, सिफारिश करेंगे, राष्ट्रपति इसकी घोषणा करेंगे, अनाउंस करेंगे। और घोषणा कर दिए तो बस घोषणा करने के बाद राष्ट्रपति शासन के जैसे 2 महीने के लिए हो गया। 2 महीने के भीतर अगर संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत, यही वाला बहुमत दोनों से अलग अलग राज्यसभा और लोकसभा से पास हो गया, तो अनिश्चित काल के लिए हो गया, इनडेफिनिट। बट एक सदन से पास हुआ, दूसरे से नहीं पास हुआ, तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, 60वें दिन समाप्त। क्लियर? यानी यहां भी दिख रहा है ये आपातकाल, सभी प्रकार के आपातकाल के अनुमोदन में दोनों सदनों की भूमिका है। इससे प्रूफ हो रहा है, साबित हो रहा है कि यहां भी ये दोनों सदनों की समान शक्तियां हैं, इक्वल रोल, इक्वल भूमिका है। इस प्रकार से देखा जाए तो जो परिस्थिति मैंने बताया, पहली परिस्थिति तुलनात्मक कि लोकसभा और राज्यसभा को इक्वल पावर, समान शक्तियां, इक्वल रोल, समान भूमिका, ये संविधान में दिए गए इतने सारे प्रावधान है, जिससे साबित हो रहा है कि ऐसी भी स्थिति हमारे संविधान में है जो दोनों की समान भूमिका है। अब दूसरा पॉइंट था, उस पर हम लोग बातें करेंगे। और दूसरा पॉइंट तुलनात्मक क्या था? तुलनात्मक दूसरा पॉइंट था लोकसभा की अनन्य शक्तियां।
लोकसभा की अनन्य शक्तियां। अनन्य शक्तियां या बढ़कर शक्तियां या विशेष शक्तियां, तो देखा जाए यह कैसे प्रूफ होता है, कैसे साबित होता है। इसके लिए देखें, एक एक पॉइंट करके हम लोग देखते चले। नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट है, इसको हम लोग कहेंगे विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन। तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कॉन्फिडेंस मोशन की बात की जो चर्चा है, कॉन्फिडेंस मोशन हमारे भारत के संविधान में विश्वास प्रस्ताव की चर्चा नहीं है। तो भारतीय संविधान में किसी भी अनुच्छेद में विश्वास प्रस्ताव की चर्चा नहीं है। नंबर फर्स्ट। आगे ये भी समझिए, ये इंग्लैंड के भी संविधान में चर्चा नहीं है। और इतना ही नहीं, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर हैं, संसदीय प्रक्रिया या कहिए कि पार्लियामेंट्री रूल, संसदीय नियम, तो संसद की नियम प्रक्रिया, सदनों की नियम प्रक्रिया, लोकसभा या राज्यसभा के नियम प्रक्रिया की बात देखा जाए नियम में, तो वहां भी इसकी चर्चा नहीं है। आगे एक बात और कंपेयर कर लें इंग्लैंड से। हमारी पार्लियामेंट्री व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था इंग्लैंड की ही व्यवस्था है, तो इंग्लैंड के भी संसदीय नियम प्रक्रिया में इसकी चर्चा नहीं है। क्या यह चीज है? दरअसल यहां विश्वास प्रस्ताव की जो बात की गई है, विश्वास प्रस्ताव के लिए जो लाया जाता है सरकार के किसी मंत्री के द्वारा, और सरकार के किसी मंत्री के द्वारा यह लाया जाता है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा में नहीं। इसका कारण क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में व्यवस्था है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ पीपल। अनुच्छेद 75 में इस बात की चर्चा है, संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। तो विश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है तो केंद्र सरकार के किसी मंत्री के द्वारा, और इस प्रकार से विश्वास प्रस्ताव जब पास हो जाता है तो पास होने का मतलब माना जाता है कि लोकसभा में सरकार को विश्वास हासिल है। अगर यह विश्वास प्रस्ताव नहीं पास हुआ तो इसका मतलब है कि लोकसभा का विश्वास सरकार को प्राप्त नहीं है, और इस प्रकार से ऑपोजिशन को अवसर मिलेगा भविष्य में अविश्वास प्रस्ताव लाने का। तो यह है विश्वास प्रस्ताव, जो सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था है परंपरा से कि सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा में सरकार के तरफ से विश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। उसका कारण क्या है? क्योंकि सरकार, संघीय मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाई गई है, राज्यसभा के प्रति नहीं। इसलिए राज्यसभा में सरकार नहीं ला सकती। इसी के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट बातें करेंगे धन विधेयक। धन विधेयक के मामले में, धन विधेयक के मामले में लोकसभा सर्वोपरि है। तो यह कहा जाएगा मनी बिल के केस में, धन विधेयक के मामले में लोकसभा सर्वोपरि है, यानी लोकसभा को ऐसी शक्तियां दी गई हैं जो राज्यसभा के पास नहीं। बहुत एक तरह से कहा जाए तो सब कुछ इसी के पास है मनी बिल के केस में। कैसे? मनी बिल के लिए बाध्यकारी दिया गया है कि प्रारंभ होगा कहां पर? लोकसभा में। तो यह बिल धन विधेयक के लिए व्यवस्था है, प्रारंभ कहां पर? सिर्फ और सिर्फ प्रारंभ सिर्फ लोकसभा, सिर्फ लोकसभा, सिर्फ लोकसभा में प्रारंभ की बात की गई। आगे समझिए, मनी बिल के केस में व्यवस्था दिया गया है कि जब लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ कितना दिन डिले कर सकता है, विलंब कर सकता है? तो आपका जवाब होगा 14 दिन। सिर्फ 14 दिन राज्यसभा विलंब कर सकता है, रोक सकता है। आगे क्या व्यवस्था है?
अगर 14 दिन के बाद राज्यसभा रोकता भी अपने सदन में विलंब करता है तो इस बिल पर कोई बुरा प्रभाव, कोई बैड इफेक्ट, कोई विरोध में प्रभाव नहीं पड़ेगा। 14वें दिन राज्यसभा से पास माना गया है और रोकते रहें, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी पावर किसके पास है? लोकसभा। आगे देखिए, धन विधेयक के मामले में अगर कोई भी प्रावधान राज्यसभा को लगता है तो सिर्फ राज्यसभा क्या करेगा? सिर्फ सिफारिश कर सकता है। इसमें धन विधेयक के मामले में जो व्यवस्था है वो ये है कि राज्यसभा सिर्फ सिफारिश कर सकता है। राज्यसभा सिर्फ सिफारिश कर सकता है, रिकमेंडेशन कर सकता है, सिफारिश कर सकता है। बट राज्यसभा के किए गए सिफारिश को, राज्यसभा के द्वारा जो सिफारिश किया जाता है, इनके किए गए सिफारिश को लोकसभा मानने के लिए बाउंडेड नहीं। उसकी मर्जी चाहे तो इनकी सिफारिश को स्वीकार करे, एक्सेप्ट करे, अथवा बिल्कुल नहीं। इस प्रकार से यह प्रूफ होता है कि लोकसभा ही सब कुछ है। अब देखिए, इस मनी बिल के केस में, धन विधेयक के केस में राज्यसभा को संशोधन की शक्ति नहीं है। तो राज्यसभा को यह भी पावर नहीं है कि राज्यसभा इसमें संशोधन कर सके, बिल्कुल नहीं। सिफारिश सिर्फ करेंगे और इनकी सिफारिश को लोकसभा माने या ना माने उसकी मर्जी, और इनको अमेंडमेंट संशोधन करने का पावर नहीं है। आगे क्या, मनी बिल के केस में यह भी व्यवस्था है क्या? संयुक्त बैठक जो अनुच्छेद 108 में प्रावधान है वो नहीं हो सकता, संयुक्त बैठक नहीं। तो यहां पर ज्वाइंट सीटिंग की व्यवस्था नहीं है, सिर्फ एक हाउस का वर्चस्व है और वो है लोकसभा। ओनली पास लोकसभा, राज्यसभा का इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसलिए कहा जाएगा कि मनी बिल एक ऐसा बिल है, धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसमें लोकसभा सर्वोपरि है, सर्वे सर्वा है, और राज्यसभा की यहां भूमिका महत्वहीन है, कोई रोल महत्वपूर्ण नहीं। जैसे कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास प्रस्ताव की बात किया, बड़ी भूमिका है उसमें लोकसभा का, उसी तरह से यहां भी देखें तो सर्वोपरि है लोकसभा। आइए इसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, लोकसभा के महत्व को देखते हुए सी पॉइंट। और सी में क्या दिया गया है, इसमें हम लोग बातें करेंगे अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास प्रस्ताव, देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव की जो बात की गई है, यह भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद में, कोई आर्टिकल में इसकी चर्चा नहीं। बट लोकसभा नियम की जो बात किया जाता है 198 नियम, लोकसभा नियम 198 में नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा है। और यह भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 है। मैंने अभी बताया था अनुच्छेद 75 के अकॉर्डिंग व्यवस्था है कि संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। सही मायने में देखा जाए तो मंत्रियों को व्यक्तिगत लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व की चर्चा भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं मिलता। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, मंत्रिपरिषद के किसी एक मंत्री, सिंगल व्यक्तिगत मंत्री के उत्तरदायित्व की चर्चा भारत के संविधान में किसी अनुच्छेद में नहीं मिलता। अनुच्छेद 75 में सामूहिक उत्तरदायित्व कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है, और वो भी किसके प्रति? राज्यसभा के प्रति नहीं। अनुच्छेद 75 में क्लियर कहा गया है कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ पीपल।
संघीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और इस प्रकार से यह व्यवस्था है कि लोकसभा का विश्वास जब तक प्राप्त होगा तभी तक केंद्र की सरकार होगी। लोकसभा का विश्वास नहीं प्राप्त तो केंद्र की सरकार नहीं होगी। इस प्रकार से जब कभी भी अपोजिशन को लगता है कि सरकार जनता की विश्वास, लोकसभा की विश्वास खो चुकी है, तो ऐसे परिस्थिति में नियम 198 में व्यवस्था है कि अपोजिशन का, विपक्ष के किसी भी राजनीतिक दल का कोई सदस्य सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। अब अविश्वास प्रस्ताव के लिए व्यवस्था क्या है? कोई सदस्य जो अविश्वास प्रस्ताव लाता है, जिस तारीख को लाना चाहता है, उस तारीख को 10 AM तक इस बात की सूचना देगा। और 10 AM तक इस बात की सूचना किसको देगा? इस बात की सूचना देगा लोकसभा अध्यक्ष को। तो इस बात की सूचना उसको देना होगा लोकसभा अध्यक्ष को। और लोकसभा अध्यक्ष को जब सूचना प्राप्त हो गया, ठीक, इस बात की सूचना उसने दे दिया, लोकसभा अध्यक्ष के पास जब सूचना प्राप्त हो गया तो जैसे ही प्रश्नकाल समाप्त होता है, प्रश्नकाल समाप्ति के बाद, यानी प्रश्नकाल जैसे समाप्त हुआ, लोकसभा के स्पीकर बोलेंगे कि जो भी अविश्वास का प्रस्ताव लाए हैं वो अपने स्थान पर खड़े हो जाए, ठीक, और अनुमति के लिए कहेंगे अनुमति प्राप्त कीजिए, अथवा स्वयं पढ़ करके सुना देंगे और बोलेंगे जो भी अविश्वास प्रस्ताव के फेवर में है, पक्ष में है, वो अपने स्थान पर खड़े हो जाए। अनुमति के लिए व्यवस्था है। तो ये अनुमति के लिए जरूरी है। अनुमति के लिए कितने सदस्यों की जरूरी है? अनुमति के लिए जरूरी है कितने सदस्य? इसके लिए जरूरी है 50 सदस्य। तो 50 सदस्य, और ये 50 सदस्य कौन? लोकसभा के। तो 50 सदस्य इसके समर्थन में खड़े हो गए तो ऐसे परिस्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अनुमति या स्वीकृति दे देंगे। तो लोकसभा के अध्यक्ष अनुमति दे देंगे। और जैसे ही लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा अनुमति प्राप्त हो गया तो इसका मतलब हुआ कि विद इन 10 डेज, 10 दिन के अंदर कभी भी लोकसभा के अध्यक्ष सरकार से बातचीत करके और 10 दिन के अंदर कभी भी कोई डेट चर्चा के लिए सुनिश्चित कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे। सामान्यतः भारतीय संविधान के अनुसार माना गया है, जो परंपरा से आ रहा है, हमारे संविधान की बात न कही है, ये तो शुरू में बता दिया, किसी अनुच्छेद में नहीं है, परंपरा से जो आ रहा है, इसमें एक मंत्रणा समिति होती है, उससे भी चर्चा विचार ये करते हैं। और यह माना गया है कि स्पीकर सरकार से भी चर्चा करके और कौन सा डेट सुनिश्चित किया जाए, एक डेट 10 दिन के अंदर सुनिश्चित कर लेते हैं। अब उस डेट को चर्चा होगा तो अपोजिशन के मेंबर इस पर अपनी बातें रखेंगे, क्रिटिसाइज, आलोचना। अगर देश में आंतरिक सुरक्षा खतरे में है, क्रिटिसाइज, आलोचना कौन हो रहा है? होम मिनिस्टर। सेना से संबंधित कुछ बातें क्रिटिसाइज, आलोचना हो रहा है, डिफेंस मिनिस्टर, क्रिटिसाइज, आलोचना हो रहा है। इसी प्रकार से किसानों से संबंधित निंदा, क्रिटिसाइज हो रहा है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। बट ये मंत्री जवाब नहीं देंगे, चुपचाप सुन रहे हैं। क्यों शांत हैं? क्योंकि जवाब देना है सरकार के हेड को। इस प्रकार से सरकार की तरफ से भी, और भी जब उधर से आलोचनाएं हो जाएंगे तो सरकार की तरफ से भी अपने भाषण वक्तव्य के द्वारा जो बातें कहनी है ये मंत्री भी बोलते हैं सामान्यतः। उसके बाद से फाइनली चर्चा हो गया तो सरकार के अध्यक्ष, हेड कौन? पीएम, अब उत्तर देंगे, जवाब देंगे। और इस तरह से पीएम के द्वारा जवाब हो गया तो हाउस के हेड अब मतदान के लिए आदेश करेंगे। और मतदान जो होगा इसमें व्यवस्था दिया गया है कितना? 50% +1, कम से कम इतना मत मिल जाना चाहिए। उपस्थित सदस्यों का आधा +1 एटलीस्ट अगर मिल गया तो माना जाएगा अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। अगर यह प्रस्ताव पास हो गया तो माना जाएगा कि सरकार पास होते ही छुट्टी गिर गई और अपोजिशन अपने दावेदारी करेगा कि हम बहुमत में हैं, हमारे सरकार का गठन किया जाए। अगर मान लीजिए इतना वोट सरकार के तरफ से पड़ा या इससे ज्यादा, तो माना जाएगा कि सरकार फुल मेजॉरिटी में है, अविश्वास प्रस्ताव आया, लेकिन इसका कोई वाइड इफेक्ट, कोई विरोध में
इतना मत नहीं रहा कि सरकार पर खतरा पड़े। आप लोगों से एक बात बता दूं, गौरव गोगोई जी जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव लाए और प्रधानमंत्री जी अभी जवाब भी दिए हैं, चर्चा हुआ, लेकिन बहुमत आपको पता ही है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जबरदस्त मेजॉरिटी में है, अपोजिशन काफी कमजोर है, तो यह पहले से पता था कि सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से बहुत सारे और मुद्दे लेकर अपोजिशन ने यह बात कहा कि अन्य मुद्दे जैसे मणिपुर और कुछ मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम लोगों ने यह लाना चाहा, क्योंकि मीडिया ने भी प्रश्न किया, जब आपको पता है, विपक्ष को पता है कि सरकार पूर्ण बहुमत में है, फिर अविश्वास प्रस्ताव लाने का औचित्य क्या रहा। तो अपोजिशन ने यह बात बताया कि मणिपुर और कई मामलों में प्रधानमंत्री साइलेंट चुप रहे, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव में तो मजबूरी होगी, सरकार के हेड प्रधानमंत्री बोलेंगे, तो इन मुद्दों को लेकर हम इन्हीं उद्देश्यों से अविश्वास प्रस्ताव लाए। तो इस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव जो लाने की व्यवस्था है, फिर से भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है, संसद के नियम 198 में है, और देखा आपने जो व्यवस्था दिया गया उत्तरदायित्व का, उसी को प्रूफ करने की बात है। ठीक है, इस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव भी सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा की यहां कोई रोल, कोई भूमिका यहां पर नहीं होती। और इसी के बाद अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट होगा, यह होगा कटौती प्रस्ताव। यह है कटौती प्रस्ताव, कट मोशन, इनके बारे में हम लोग बातें करेंगे। ये कट मोशन, देखिए कट मोशन की बात किया जाए कटौती प्रस्ताव की, तो ये 3 प्रकार से होते हैं। कटौती प्रस्ताव नंबर फर्स्ट होता है, ये होता है नीति निर्नुमोदन। नीति निर्नुमोदन कटौती प्रस्ताव। ठीक, डिसअप्रूवल कट मोशन इसे कहा जाता है। इसमें क्या है, जब कभी भी अपोजिशन को लगता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी, लगता है अपोजिशन को कि गवर्नमेंट की पॉलिसी कंप्लीटली डिफेक्टेड है, अपोजिशन को लगता है कि सरकार की जो नीति है इस मामले में पूर्णतः दोषपूर्ण है, तो अपोजिशन मांग करता है, जो अनुदान की मांग की राशि होती है, डिमांड की गई, उस राशि को एक आता है कि घटाकर कम करके कितना किया जाए, इसको कर दिया जाए 1 रुपये। यानी पूरी तरह से, ये आपको शायद नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहां इसको कर दूं, इसमें मांग किया जाता है, इसमें इस कटौती प्रस्ताव में, सेंटेंस को मैं यहां थोड़ा करके लिख रहा हूं ताकि आपको दिखे, ये होता है नीति निर्नुमोदन। नीति निर्नुमोदन कटौती प्रस्ताव। तो यहां देखिएगा, अनुमोदन नहीं है, निर्नुमोदन, अप्रूव नहीं, डिसअप्रूव, विरोध है, अप्रूव नहीं करना। इसमें अपोजिशन मांग करता है कि अनुदान की जो राशियां हैं, जो धन है, उनको घटा करके समाप्त कर देना, यानी 1 रुपये कर देना, कम एकदम कर देना, 1 रुपये, यह समाप्त कर देना। तो इसमें अपोजिशन मांग करता है कितने रुपये, ये मांग करता है 1 रुपया, उस अमाउंट को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए, मांग करता है। सोचिए 1 रुपये, अर्थात जो नीति है, जो पॉलिसी है, उसका पूर्णतः विरोध है, आंशिक नहीं कि ये कमी है, ये वो कमी नहीं, पूर्णतः वह पॉलिसी का विरोध हो रहा है, पूरी तरह से वह पॉलिसी, नीति डिसअप्रूव, उनका विरोध, निर्नुमोदन, यानी पूरी तरह से पॉलिसी डिफेक्टेड है, दोषपूर्ण है। इसमें मांग 1 रुपये का मतलब ये, अब समझ गए होंगे। तो मांग की राशि को खत्म किया जाए या घटाकर 1 रुपये किया जाए, पूर्णतः इसका विरोध। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट होगा ये होगा आर्थिक कटौती प्रस्ताव। आर्थिक कटौती प्रस्ताव,
इकोनॉमिक कट मोशन, इसमें मांग जो किया जाता है, यह माना जाता है कि जो धनराशि इसमें अनुदान के रूप में है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होने जा रहा है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर होने जा रहा है, आम जनता का जो धन है अनावश्यक व्यय होने जा रहा है, जिसे कहेंगे अपव्यय। जनता का धन का मिसयूज हो रहा है, उसमें अपोजिशन मांग करेगा। जैसे 10,000 करोड़ है, अपोजिशन ने डिमांड किया, मांग किया इस कट मोशन के द्वारा कि 5,000 करोड़ रुपए कम किया जाए, 3,000 करोड़ रुपए कम किया जाए, जितना भी। तो ये कहेंगे उल्लेखित धनराशि, उल्लेखित धनराशि। तो जितनी भी धनराशि का उल्लेख किया जाएगा विपक्ष के द्वारा, विपक्ष मांग करेगा कि इतना धन कम किया जाए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 10,000 करोड़ में अपोजिशन मांग कर रहा है 5,000 करोड़ रुपए कम करने को, 3,000 करोड़, 4,000, 2,000 करोड़, जितना भी। तो जो भी उल्लेखित धनराशि उल्लेख होगा जो मांग करेगी वो कम करना। मान रही है अपोजिशन कि 4,000 लाख करोड़, 3,000 लाख करोड़ एक्सेस से अनावश्यक खर्च होने जा रहा है जनता का, यह घटाया जाए, कम किया जाए। तो इसमें नीति का, पॉलिसी का विरोध नहीं होता है, इसमें खर्च आर्थिक जो है उसमें कमी करने की बात है, धन में कमी करने की बात है। जो डिमांड है अनुदान राशियां, उसमें कम करने की बात है। पॉलिसी से रिलेटेड, इसमें नीतियों से संबंधित इसमें विरोध नहीं है। इसी प्रकार से हम देखें, नेक्स्ट होगा और यह होगा सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। सांकेतिक कटौती प्रस्ताव जो होता है, इसमें मांग होता है, मांग की राशि में से कितना कम करने को, 100 रुपये कम करने की बात अपोजिशन करता है। मान लीजिए 50,000 लाख करोड़ रुपए की बात है, उसमें मांग करेगा सिर्फ 100 रुपये कम किया जाए। अर्थात इसका मतलब है कि यहां पर अपोजिशन जिस नीति का विरोध कर रहा है, कंप्लीट उस नीति से इसका विरोध नहीं है, नीति निर्नुमोदन जैसे नहीं, उस नीति में जो व्यवस्था दी गई है पॉलिसी में, उस पूरे नीति से असहमति नहीं है, अस्वीकृति नहीं है। यह असहमति जता रहा है सिर्फ किससे, उस नीति में संकेत दे रहा है, जहां पर डिफेक्ट है, जहां पर कमी है, पर्टिकुलर उसी पर इसका संकेत है कि नीति में, पूरी नीति ठीक है, ये बातें इसमें कमी है, ये खराब है, ये नहीं होना चाहिए, उसी पर संकेत है। इसलिए इसको नाम दिया गया है टोकन कट मोशन, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। तो जहां कमी है नीति में, उसी पर संकेत है, इसलिए इसमें 100 रुपये कमी एक संकेत के रूप में इतनी कम किया जाए अनुदान राशि में से। और यहां पर भी नीति का विरोध है, बट पहले ए वाले जैसे नीति निर्नुमोदन जैसे नहीं, संकेत में थोड़ी सी कमी है, उसी को सुधारने की बात की जाती है। तो यहां भी असहमति है, लेकिन संकेत है जहां नीति में कमी है उसी को सुधारने की। इसी प्रकार से हम देखें तो और भी, और दूसरी चीज, कट मोशन जितने भी आते हैं वो सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं। यहां से प्रश्न पेटी में पूछे जाते हैं, इनमें से कौन सा मोशन है जिसका संबंध बजट से होता है। तो ऑप्शन देगा नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव। इसी प्रकार से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, एक प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव जिसका संबंध बजट से। अविश्वास प्रस्ताव का संबंध बजट से नहीं है, विश्वास प्रस्ताव का संबंध बजट से नहीं है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का संबंध बजट से नहीं है। तो आपसे कमीशन अगर पूछता है कि कटौती प्रस्ताव का सॉरी इनमें से कौन सा प्रस्ताव है जिसका संबंध बजट से, अब आप क्लियर है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनमें से कौन सा प्रस्ताव है जो सिर्फ लोकसभा में प्रारंभ होता है, अब आप क्लियर है, जो सिर्फ लोकसभा में ही लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं, आप क्लियर है। तो ये ऐसे प्रस्ताव हैं जिसमें राज्यसभा की कोई रोल, कोई भूमिका नहीं है, विशेष शक्ति, अनन्य शक्ति है लोकसभा की, यह सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। और इसी प्रकार से हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे यहां पर अगला पॉइंट, और यह होगा, अगला पॉइंट होगा, यह होगा काम रोको प्रस्ताव।
काम रोको प्रस्ताव। काम रोको प्रस्ताव से पहले यह देख लीजिए, आपातकाल या सीधे से कहिए राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की समाप्ति का प्रस्ताव, की समाप्ति का प्रस्ताव। तो राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है, राष्ट्रपति के द्वारा जो घोषणा हुई होती है, उसकी समाप्ति के प्रस्ताव लाने की जो व्यवस्था है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। व्यवस्था क्या है? लोकसभा के कुल सदस्यों का, ये लोकसभा के कुल सदस्यों का कितने हैं? 110 मेंबर, ये 110 मेंबर की बात की गई। लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य, बल्कि और क्लियर यहां पर मैं लिख दूं तो ज्यादा अच्छा होगा। लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य इस बात की सूचना लाते हैं और ये सूचना देंगे किसको? ये सूचना देंगे राष्ट्रपति को। अगर सत्र नहीं चल रहा है, सदन की बैठक नहीं हो रही है, तो सूचना देंगे राष्ट्रपति को। अगर सत्र चल रहा है, बैठकें हो रही हैं, तो यह सूचना देंगे किसको? लोकसभा अध्यक्ष। कितने सदस्य? 1/10 सदस्य ये सूचना देंगे। तो अकॉर्डिंगली इस प्रकार से ये सूचना देंगे। अगर बैठक नहीं चल रही है, सत्र नहीं चल रहा है, तो सूचना देंगे राष्ट्रपति को। अगर बैठक चल रहा है, सत्र चल रहा है, तो सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को। सूचना प्राप्त हो गया, उसके 14 दिन के अंदर, विद इन 14 डेज, ये 14 दिन के अंदर अगर बैठक नहीं चल रहा है, सत्र नहीं चल रहा है, तो 14 दिन के भीतर क्या होगा? 14 दिन के भीतर राष्ट्रपति आपातकालीन बैठक बुलाएंगे। अगर सत्र चल रहा है तो स्पीकर को सूचना है, लोकसभा के स्पीकर विद इन 40 डेज, 14 दिन के अंदर बैठक बुलाएंगे। इस आपातकालीन बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगा और कितने बहुमत से पास होना चाहिए? बस साधारण बहुमत से पास हो गया। जैसे ही लोकसभा से साधारण बहुमत से जैसे ही पास हुआ, उसी के साथ राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति हो गई। यानी यह प्रस्ताव न राज्यसभा में प्रारंभ होगा, न राज्यसभा में चर्चा होगा, न राज्यसभा के किसी सदस्य की भूमिका, कुछ नहीं। प्रस्ताव प्रारंभ होगा लोकसभा में, लोकसभा के सदस्य सूचना देंगे, चर्चा लोकसभा में, पास भी होगा साधारण बहुमत से, तो सिर्फ लोकसभा, इसमें राज्यसभा की कोई रोल, कोई भूमिका नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की समाप्ति का प्रस्ताव के मामले में पावर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा को नहीं। इसी के बाद हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट होगा, यह होगा काम रोको प्रस्ताव। एडजॉर्नमेंट मोशन। तो यह है काम रोको प्रस्ताव, एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन, काम रोको प्रस्ताव की भी व्यवस्था सिर्फ लोकसभा में की गई है, राज्यसभा में नहीं। कैसे मामले में प्रस्ताव लाया जाता है, इसको समझना है। जैसे ऐसा कोई मामला है जो अविलंबनीय महत्व का है, विलंब नहीं किया जा सकता, यानी सामान्य प्रस्ताव या संकल्प के रूप में लाया जाए, तो प्रोसेस प्रक्रिया ऐसा होगा जो बहुत विलंब हो चुका होगा। मैंने भी बताया अविलंबनीय महत्व का, तो निश्चित तथ्यात्मक कोई मुद्दा है, निश्चित है, और अविलंबनीय, बहुत विलंब करना उचित नहीं है। जैसे लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एटसेट्रा, गरीबों से संबंधित कुछ इस तरह का है, तो इस प्रकार से हमारे समाज के कमजोर वर्ग, अनुसूचित जनजाति, जाति, ऐसे लोगों से संबंधित समस्या या लोगों की सुरक्षा से, समाज की सुरक्षा से संबंधित
कोई मुद्दा, कोई विषय है तो काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से लाया जा सकता है, सिर्फ कहां पर, लोकसभा राज्यसभा में नहीं। और क्या है व्यवस्था, अपोजिशन का कोई सदस्य 10 AM, यह समय है 10 AM तक, 10 AM तक इस बात की सूचना देगा। तो 10 बजे सुबह तक इस बात की सूचना किसको देगा, लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष को इस बात की सूचना, ठीक है। तो इस बात की सूचना 10 बजे तक लोकसभा अध्यक्ष को यह सूचना दे दिया जाएगा। और जब सूचना दे दिया गया तो क्या होगा, लोकसभा अध्यक्ष प्रश्नकाल के पश्चात, एक बात और समझिएगा, यह सूचना जो दिया जाएगा इस प्रकार से, सूचना देने की बात इस प्रकार से की गई, 10 बजे तक सूचना देना है। और यह सूचना जो देने की बात की गई है वो इस प्रकार से, सूचना देने की बात की गई है, ये लोकसभा महासचिव, तो लोकसभा महासचिव को सूचना, नेक्स्ट सूचना देने की बात की गई है लोकसभा अध्यक्ष, और नेक्स्ट सूचना देने की बात की गई है संबंधित मंत्री। तो जिस मंत्रालय से रिलेटेड वह मुद्दा वो विषय है, उस मंत्री को और लोकसभा के अध्यक्ष को और लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी महासचिव, यह सूचना 3 पदाधिकारियों को देनी होती है। सूचना प्राप्त हो गया तो फिर क्या होगा, लोकसभा के अध्यक्ष प्रश्नकाल के पश्चात, ये लोकसभा के अध्यक्ष प्रश्नकाल के पश्चात, जैसे प्रश्नकाल समाप्त होगा इसी के पश्चात ये क्या करेंगे, अनुमति की बात करेंगे। तो स्वयं कहेंगे अनुमति के लिए या पढ़कर सुनाएंगे और बोलेंगे इनके पक्ष में जो सदस्य हैं खड़े हो जाएं। तो अपने स्थान पर कम से कम अनुमति के लिए ये बोलेंगे, और अनुमति के लिए अगर 50 सदस्य लोकसभा के, ये 50 सदस्य का समर्थन मिल गया, 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो गया तो लोकसभा के अध्यक्ष अनुमति दे देंगे। और अनुमति दे दिए तो जिस तारीख को यह अनुमति मिला उस तारीख को 4 PM 4 बजे इस पर चर्चा शुरू होगा। और 4 बजे जो डिस्कस शुरू होगा, ये जनरली चर्चा इस पर चलता है कब तक, 6:30 PM तक। यानी लगभग देखा जाए तो यह चर्चा का ड्यूरेशन दिया गया है, इसका अवधि दिया गया है कितना, लगभग 2.5 घंटे, लगभग 2.5 घंटे इस पर चर्चा होते हैं। तो 2.5 घंटे या 2.5 घंटे से ज्यादा इस पर चर्चा होते हैं। तो सामान्यतः यह भी बात होता है कि 2.5 घंटे चर्चा से संबंधित कौन सा प्रस्ताव है, यही है। और जब चर्चा होगा 2.5 घंटे या अधिक भी हो सकता है, 6:30 के बाद भी, तो लास्ट में अब लोकसभा के स्पीकर वोटिंग का, मतदान का आदेश करते हैं। और मतदान जो हुआ उसमें सरकार मानक की किसी तरह से पास करने में सक्षम रही, अपोजिशन से 2 ही वोट ज्यादा है। तो अपोजिशन को यह पता चल गया कि 2 वोट ज्यादा होने से, 3 वोट ज्यादा होने से, 1 वोट ज्यादा होने से, जैसा भी सिचुएशन हो, बस इतने कम वोट हमारे अंतर है हम में और उनमें, इतने कम वोट्स के दायरे से हम अपोजिशन है और रूलिंग है। तो यह सच्चाई पता चल गया अपोजिशन को, अपोजिशन जल्दी चाहेगा अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का। और इस प्रकार से पॉलिटिकली दांव पेच लगाकर पूरा प्रयास करेगा विपक्ष कि हम बहुमत प्राप्त कर लें, और ऐसा दांव पेच करके अविश्वास प्रस्ताव लाकर अपना सत्ता हासिल करना चाहेगा। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पीटी में पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा कि इनमें से कौन सा प्रस्ताव है जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए मार्गदर्शन करता है, कौन सा प्रस्ताव है जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, कौन सा प्रस्ताव है जो रास्ता दिखाता है। अब ऑप्शन दिया जाएगा, विशेषाधिकार प्रस्ताव,
ऑप्शन दिया जाएगा इस प्रकार से निंदा प्रस्ताव, ऑप्शन दिया जाएगा काम रोको प्रस्ताव, इनमें से कोई नहीं। देखिए विशेषाधिकार प्रस्ताव में ऐसा व्यवस्था नहीं, निंदा प्रस्ताव में भी ऐसा नहीं, यह सिर्फ इसी में है, इसलिए आपका जवाब होगा यही। और यह प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं। इसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं, और राज्यसभा की भूमिका इसलिए नहीं दिया गया है आपके संविधान में क्योंकि इसमें देखा जाए तो सरकार की निंदा है, और सरकार की निंदा पर डिटेल सविस्तार चर्चा का अवसर मिलता है, और इनकी जवाबदेही भी इसमें प्रूफ होती है। मतदान की भी बात है और इनकी स्ट्रेंथ लेने की भी बात है, बहुमत इत्यादि जानकारी, ये सारी बातें उत्तरदायित्व से संबंधित है। इसलिए आपके संविधान में यह अधिकार राज्यसभा को नहीं दिया गया है, सिर्फ किसको दिया गया है? लोकसभा को। इससे प्रूफ हो रहा है कि काम रोको प्रस्ताव के मामले में अनन्य शक्ति है, बढ़कर सकती है राज्यसभा से, किसके पास? लोकसभा के पास। तो इतने पॉइंट में आपको मैं समझाने का प्रयास किया कि लोकसभा को जो शक्तियां हैं बढ़कर है, ये शक्तियां जो ए बी सी डी ई एफ हमने पॉइंट चर्चा किया, ये राज्यसभा के पास नहीं। इसी के बाद तीसरा पॉइंट जो था, जो तुलनात्मक स्थिति, अब हम लोग बातें करेंगे कि राज्यसभा को ऐसी कौन शक्तियां हैं जो लोकसभा से अधिक है, बढ़कर है, उन पर चर्चा करेंगे। आइए देखा जाए तो तीसरा पॉइंट हम लोग बातें करेंगे राज्यसभा की अनन्य शक्तियां। और राज्यसभा की अनन्य शक्तियां इस तरह से, नंबर फर्स्ट सबसे पहले हम लोग कहेंगे यह होगा अनुच्छेद 249 आर्टिकल 249। इसमें व्यवस्था जो दिया गया है, इसमें राज्यसभा को पावर है। राज्यसभा अगर राय सूची के विषय पर, राय सूची के किसी विषय को राज्यसभा मानती है कि राय सूची का कोई विषय है जो राष्ट्रीय हित में कानून बनाना उचित है, या राय सूची का कोई पर्टिकुलर विषय है, सब्जेक्ट है जो नेशनल इंपॉर्टेंस का हो चुका है, या राय सूची के किसी पर्टिकुलर मैटर, पर्टिकुलर सब्जेक्ट विषय पर नेशनल इंटरेस्ट में लॉ मेकिंग करना उचित है, यह बात राज्यसभा पास करेगा। और कितने बहुमत? विशेष बहुमत से यह बात पास कर दिया। तो विशेष बहुमत से अगर राज्यसभा ने पास कर दिया तो विषय है राज्य सूची का, लेकिन उस विषय पर अब संसद को कानून बनाने का, संसद को कानून बनाने का अधिकार होगा, यानी संसद राय सूची के उस विषय पर कानून बनाएगी। ठीक है, तो राय सूची के उस विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार हो गया। विषय राय सूची का है, लेकिन उस विषय पर जिस पर राज्यसभा ने अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा को पावर है, अगर विशेष बहुमत से पास कर दिया कि राय सूची का कोई विशिष्ट विषय है जिस पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाना उचित है, बस अब संसद को अधिकार हो गया उस राय सूची के विषय पर कानून बनाए, राय सरकार नहीं बना सकती। दूसरी चीज, क्या इस तरह से बनाया गया संसद का कानून जो राज्यसभा प्रस्ताव पास किया और संसद ने कानून बनाया राय सूची के विषय पर, यह कानून हमेशा के लिए होगा? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। इस तरह के कानून होगा कितने समय के लिए? 1 वर्ष के लिए यह समय है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके बाद नहीं, यह प्रस्ताव बार बार राज्यसभा पास कर सकती है, एक एक वर्ष करके। तो यह पावर सिर्फ राज्यसभा को है अनुच्छेद 249 के तहत, इस तरह के पावर लोकसभा को नहीं है। इसलिए यह शक्ति लोकसभा से कंपेयर करें तो राज्यसभा को बढ़कर है, राज्यसभा को लोकसभा से अधिक है, अनन्य शक्ति है। इसी प्रकार से हम बातें करेंगे राज्यसभा को और भी शक्ति, यह है अनुच्छेद 312। और अनुच्छेद 312 में व्यवस्था है अखिल भारतीय सेवा का गठन। ये अखिल भारतीय सेवा
का गठन राज्यसभा द्वारा। किस तरह से है इसको देखिए। सबसे पहले हम लोग देखें सेवाएं कितने हैं, तो ये सेवाओं की बात देखा जाए, सेवाएं 3 टाइप्स के। नंबर फर्स्ट देखा जाए तो ये होगा अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। और दूसरा होता है ये केंद्रीय सेवाएं। तीसरा होता है ये राज्य सेवाएं। अखिल भारतीय सेवा में क्या आता है समझिएगा। अखिल भारतीय सेवा में ये IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, नेक्स्ट होता है IPS, और नेक्स्ट होता है ये होता है IFS। इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं, ये होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। भारतीय वन सेवा, ठीक है। तो इस प्रकार से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, और यह है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। मूलतः देखा जाए ओरिजिनली ये 2 थे, ये मूल रूप से, तो मूल रूप से 2 ही सेवाएं हुआ करती थी, IAS एंड IPS। लेकिन बाद में राज्यसभा ने अनुच्छेद 312 के अंतर्गत इस भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा के रूप में पास किया, और यह प्रस्ताव जब पास कर दिया तो संसद को पावर हो गया अखिल भारतीय सेवा का गठन। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा के गठन का प्रस्ताव विशेष बहुमत से राज्यसभा को पास करने का पावर है, और जब राज्यसभा ये पास कर देती है तो संसद को अखिल भारतीय सेवा के लिए गठन करने का, कानून बनाने का अधिकार हो गया। और इस प्रकार से आज के डेट में 3 अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवा के गठन की व्यवस्था देखा। अखिल भारतीय सेवाएं जो होती हैं IAS, IPS, IFS, ये कैडर डिसाइड होता है राज्य, यूपी, MP, बिहार, मध्य प्रदेश, जो भी कैडर है उस राज्य की सरकार को पावर होगा इनको ट्रांसफर करने का। कोई गलती कमी ऑफिसर में देखा, सस्पेंड करने का पावर है। वेतन राज्य सरकार देगी, लेकिन इनके लिए अनेक सर्विस से रिलेटेड कानून बनाने हैं, तो ये कानून बनाने का पावर राज्य सरकार को, जो कैडर है स्टेट का, उस राज्य की सरकार को पावर नहीं होगा। इनसे संबंधित कानून बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा। पार्लियामेंट इसके लिए लॉ मेकिंग करेगी। उस कैडर की जो स्टेट है, जो स्टेट कैडर है, उस राज्य के विधानमंडल को अखिल भारतीय सेवा से संबंधित कानून बनाने का पावर नहीं। ट्रांसफर इत्यादि सस्पेंशन से संबंधित उनको शक्ति है, इनके सेवाएं सर्विस से रिलेटेड कानून नहीं, ठीक है। इस प्रकार से ये व्यवस्था है। केंद्रीय सेवाओं में आते हैं IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस, IPS इंडियन पोस्टल सर्विसेज, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस एटसेट्रा, केंद्रीय सेवाएं। और राज्य सेवाओं में आते हैं PPS, प्रोविंशियल पुलिस सर्विस, PCS, प्रोविंशियल सिविल सर्विस, या इसी प्रकार से देखा जाए तो राज्य शिक्षा सेवा, राज्य ये लेखा अकाउंटिंग सेवा एटसेट्रा, ये सेवाएं आते हैं, ठीक है। सेवाओं के बारे में देखा, लेकिन अखिल भारतीय सेवा के विषय में अनुच्छेद 312 में सिर्फ राज्यसभा को पावर है, लोकसभा को नहीं। इसी प्रकार से हम लोग बातें करें तो राज्यसभा को और भी बढ़कर शक्तियां हैं, लोकसभा से अनन्य शक्तियां, और ये है अनुच्छेद 67B। देखिए इसमें क्या है। 67B में जो पावर दिया गया है, यह दिया गया है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की जो व्यवस्था है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाना, पद से हटाया जाना। तो देखिए इस मामले में व्यवस्था क्या है। यह प्रस्ताव कहां प्रारंभ होगा, प्रस्ताव प्रारंभ कहां पर होगा, प्रारंभ सिर्फ
राज्यसभा। तो यह सिर्फ राज्यसभा में होगा, लोकसभा में नहीं। और राज्यसभा से सिंपल मेजॉरिटी से पास होगा, पास हो गया, ये फिर जाएगा पास होकर लोकसभा में, लोकसभा से भी साधारण बहुमत से पास हो गया, इनका पद रिक्त हो गया। लेकिन प्रारंभकारी सदन ये प्रस्ताव प्रारंभ करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा को है। उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अगेंस्ट पद से हटाने का प्रस्ताव लाने की शक्ति लोकसभा को नहीं है, सिर्फ राज्यसभा को 67 पार्ट बी। इसलिए यह अनन्य शक्ति है राज्यसभा का, यह शक्ति लोकसभा को नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से देखें कुछ और भी, और कुछ और क्या, जैसे मान लीजिए ये राष्ट्रीय आपातकाल की बात है। सपोज कर लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए पीएम एंड कैबिनेट सपोर्ट कर लीजिए, रिकमेंड किया। तो पीएम एंड कैबिनेट ने सिफारिश की, सिफारिश कर दिए और राष्ट्रपति ने घोषणा कर दिया। राष्ट्रपति घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के बाद माना की स्थिति क्या हुई, लोकसभा डिसॉल्व हो गई। ठीक, लोकसभा डिसॉल्व हो गई और राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की घोषणा राष्ट्रपति कर चुके हैं। ऐसे परिस्थिति में व्यवस्था क्या है, विद इन 1 मंथ, 1 महीने के भीतर अगर संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से नहीं पास हुआ तो 1 महीने के आखिरी दिन राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त, दोनों सदनों से पास होना चाहिए, जबकि एक सदन डिसॉल्व हो गया। तो ऐसे परिस्थिति में स्थायी सदन राज्यसभा को यह शक्ति प्रदान की गई है, अगर 1 महीने के अंदर भीतर राज्यसभा ने विशेष बहुमत से पास कर दिया तो नेशनल इमरजेंसी का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व कायम रहेगा। और इलेक्शन के पश्चात जब लोकसभा अपने अस्तित्व में आया, पहले बैठक से 30 दिन के अंदर, 30 दिन के भीतर अगर लोकसभा ने पास कर दिया तो बस 6 महीना के लिए हो गया। यह है अस्थायी सदन लोकसभा का अस्तित्व, राष्ट्रीय आपातकाल का अस्तित्व बनाने में योगदान। अगर लोकसभा के विघटन की स्थिति में यह शक्ति राज्यसभा को नहीं होता तो 1 महीने के आखिरी दिन राष्ट्रीय आपातकाल जो केंद्र सरकार चाहती थी, जरूरी समझ रही थी लगाना, वो अस्तित्व नहीं रहता, खत्म हो जाता, नहीं कर पाती। और यह भी ध्यान दीजिए, यह शक्ति लोकसभा को क्यों नहीं है, इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं है। राज्यसभा को क्यों है, क्योंकि राज्यसभा विघटन नहीं होता, परमानेंट हाउस स्थायी सदन है। और आपातकाल के अस्तित्व में बनाए रखने के लिए यह लोकसभा की शक्ति जो राज्यसभा से अधिक है, यहां इस मामले में यह राज्यसभा की शक्ति अनन्य शक्ति के रूप में लोकसभा के तुलना में साबित होता है। तो इस प्रकार से यह नहीं माना जा सकता कि भारतीय संविधान में दी गई व्यवस्था जो है, प्रावधान जो दिए गए हैं, उसके अनुसार सिर्फ लोकसभा को शक्ति है, राज्यसभा को नहीं। और यह कहा लिया जाए कि लोकसभा का मतलब है संसद, लोकसभा का मतलब संसद मान लिया जाए, बिल्कुल नहीं। यानी राज्यसभा को भी ऐसी शक्तियां हैं जो लोकसभा से अधिक है। अब आइए हम एक निष्कर्ष पर बातें करें। निष्कर्ष आखिर क्या निकलता है, दोनों को शक्तियां देखा, तो निष्कर्ष पर हम लोग बातें करते हैं। ये निष्कर्ष, कंक्लूजन पर थोड़ी सी चर्चा कर लिया जाए। सॉरी, निष्कर्ष पर चर्चा कर लिया जाए तो हम लोग बातें करते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष पर। देखिए, निष्कर्ष पर यहां ध्यान जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों अलग अलग सदन हैं। जो भारत की संविधान में व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार दोनों सदनों के अनुच्छेद भी अलग है। ठीक, अंडर आर्टिकल 80, अंडर आर्टिकल 79 संसद की बात की गई है, अंडर आर्टिकल 80 राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट की बात की गई है, और अंडर आर्टिकल 81 हाउस ऑफ पीपल लोकसभा की बात की गई। तो कहा जाएगा निष्कर्ष रूप में यह कहना उचित होगा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं, अलग हैं। भारतीय संविधान में दी गई प्रावधान के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक दूसरे से अलग हैं, किंतु एक दूसरे के विरोधी नहीं है। अलग कहना उचित है, बट दोनों में कोई एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर इंपॉर्टेंस की बात देखा जाए तो एक दूसरे के पूरक होने में ही महत्व है।
तो यह कहना उचित होगा कि एक दूसरे से अलग हैं, बट एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इन दोनों के दोनों के पूरक होने की बात किया तो दोनों के पूरकता के प्रमाण मिलते हैं। दोनों के पूरकता के प्रमाण इस प्रकार से, जैसे ये होगा पॉइंट फर्स्ट हम लोग कहेंगे राज्यसभा योग्य व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, या कहेंगे कि राज्यसभा योग्यता का प्रतिनिधित्व करता है, तो कहा जाएगा कि राज्यसभा योग्यता का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा योग्यता का प्रतिनिधित्व करता है और लोकसभा जनाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रकार से देखा गया कि राज्यसभा योग्यता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि लोकसभा जनाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन इन सब के बाद देखा जाए कि हमारे देश में श्रेष्ठ विधियों के निर्माण करना है, श्रेष्ठ विधियों का निर्माण करना है। तो ऐसे परिस्थिति में दोनों के बीच समन्वय का होना आवश्यक है। इससे प्रूफ होता है जो राज्यसभा योग्यता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि लोकसभा जनाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन देश की जनता के लिए श्रेष्ठ विधियों का निर्माण करना हो तो दोनों के बीच समन्वय का होना आवश्यक है। समन्वय का होना बहुत जरूरी है। दोनों के बीच अगर समन्वय नहीं है तो देश में श्रेष्ठ विधियों का निर्माण संभव नहीं है। इससे प्रूफ होता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बिना पूरकता के उद्देश्य संभव ही नहीं। इसी प्रकार से हम लोग आगे बात करते हैं दूसरा पॉइंट क्या कहता है। दूसरा पॉइंट कहेंगे कि राज्यसभा प्रांतीय हितों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि लोकसभा राष्ट्रीय हित का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहां कहा जाएगा कि राज्यसभा प्रांतीय हितों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि लोकसभा राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए, भारत की संघात्मक व्यवस्था में नजर डाला जाए, यहां तो दिख रहा है कि राज्यसभा प्रांतीय हितों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि लोकसभा राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन भारत की संघात्मक व्यवस्था में देखें तो दोनों हितों का होना जरूरी है। अगर सिर्फ हम राष्ट्रीय हित की बात करें या सिर्फ प्रांतीय हितों की बात करें तो सिर्फ होने से भारत की संघात्मक व्यवस्था का जो उद्देश्य है, जो औचित्य है, वो सॉल्व नहीं होता। तो इसलिए कहना जरूरी है कंक्लूजन, निष्कर्ष में, कि दोनों हितों का होना आवश्यक है भारत की संघात्मक व्यवस्था में। इससे प्रूफ होता है कि जो बातें थी, क्या राज्यसभा, जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों से शुरू में किया था, उन क्वेश्चन को फिर से कर रहा हूं। क्वेश्चन अगर पूछा गया कि राज्यसभा दूसरा सदन है किंतु दूसरे दर्जे का सदन नहीं है, ठीक है, व्याख्या कीजिए। आराम से आप व्याख्या कर सकते हैं, यानी आपके सामने एविडेंसेस हैं, प्रमाण हैं कि राज्यसभा के पास भी शक्ति है,
दूसरा दर्जन नहीं कहा जा सकता, दूसरे दर्जे का नहीं कहा जा सकता। अपर हाउस दूसरा सदन उच्च सदन है, लेकिन महत्वहीन नहीं, दूसरे दर्जे का नहीं। शक्तियां मैंने दिखाया है। अगर यह कहा गया, प्रश्न आपसे किया गया, क्या लोकसभा ही संसद है? यह तब हो सकता था जो राज्यसभा बिल्कुल महत्वहीन होता, राज्यसभा बिल्कुल शक्तिहीन होता, अपाहिज टाइप का। लेकिन राज्यसभा के पास कई महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, इसलिए आप लोकसभा की शक्तियां मेंस में लिखते समय दर्शाइए, लेकिन यह भी राज्यसभा की शक्तियों को दर्शा दीजिए, प्रूफ कर दीजिए कि सिर्फ लोकसभा का मतलब संसद नहीं है, दूसरे सदन की बड़ी भूमिका है। और यह जो पूछा गया प्रश्न आपसे, क्या लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा और राज्यसभा संसद रूपी रथ के दो पहिए, तो इसके पक्ष में बहुत अच्छे से वर्ड लिमिट जितना भी हो उसके अनुसार जो पेपर सेटर यूपीएससी में पूछता है, स्टेट पीसीएस में बड़े आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की शक्तियां मैंने दिखाया। और संसद रूपी रथ की जो बात है, वास्तव में दोनों की भूमिका है, दोनों पहिए के रूप में काम कर रहे हैं। किसी एक को शक्तिहीन नहीं बनाया गया है। ऐसा नहीं कि एक ही को शक्तिशाली और दूसरा पहिया शक्तिहीन है तो रथ चल ही नहीं पाएगा। आप संसद रूपी रथ को बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का समाधान आज के वीडियो में जो आपके लिए मेंस के लिए महत्वपूर्ण है, जवाब दे सकते हैं बहुत आसानी से, सरल भाषा में और प्रमाण के साथ एविडेंसेस दिए गए। पीटी में जो क्वेश्चन होंगे नो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड सारे फैक्ट मैंने बताया, विश्वास प्रस्ताव से संबंधित, काम रोको प्रस्ताव से रिलेटेड जो भी बातें होंगी, कट मोशन से रिलेटेड, इसी प्रकार से आर्टिकल 312, 249, 67B और इमरजेंसी से रिलेटेड जो बातें मैंने किया बहुत सारी, ये सभी पीटी से रिलेटेड भी जवाब दे सकते हैं। तो आज का क्लास उम्मीद करता हूं अच्छे से समझे होंगे और इन सारे प्रश्नों के जवाब पीटी मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, इनसे संबंधित आप देने में, दोनों सदनों से संबंधित बहुत सारी बातें जवाब देने में सक्षम होंगे। इसी के साथ मैं आपसे चाहूंगा, यह उम्मीद करता हूं कि जो आप डिमांड करते हैं मैं आपके डिमांड को ऐसे ही पूरा करता रहूंगा और आपको सफलता के लिए मैं इसी तरह से मार्गदर्शन करता रहूंगा जितना संभव हो सकेगा। आप हर लेवल पर पीटी मेंस इंटरव्यू सफल हो, लेकिन सिर्फ आपसे एक उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। मुझे भी मोटिवेशन अपेक्षा करता हूं आपसे मिलता रहे और इसी तरह से मैं मार्गदर्शन करता हूं। तो आज की क्लास में यहीं तक और इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा और बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू।